नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मीनिंग क्या होता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं? दोस्तों, हम डेमोक्रेसी के बारे में ऑलरेडी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है और ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी के बिना इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, आज से तकरीबन 100 साल पहले पूरी दुनिया में कुछ ही देश थे जहां पॉलिटिकल पार्टी थी, लेकिन अब कुछ ही देश ऐसे बचे हैं जहां पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट बन गई? आइए देखते हैं। दोस्तों, अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग की ओर देखें, तो पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है कि लोगों का ऐसा ग्रुप जो साथ में आए और इलेक्शंस लड़े और अगर जीते तो गवर्नमेंट बनाए। दोस्तों, गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वही बनाती है। जैसे प्रेजेंटली बीजेपी की गवर्नमेंट है। हमारे देश में बीजेपी एक बहुत बड़ी नेशनल पार्टी है। ऐसे ही और पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, जैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एटसेट्रा। अब अक्सर इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी अक्सर काफ़ी एक्टिव हो जाती हैं। तरह तरह की चॉइसेस पॉलिसीज़ लोगों के सामने रखती हैं। वो अक्सर ये प्रॉमिस करती हैं कि जब वो जीतेंगी तो गवर्नमेंट बनाने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करेंगी। इसके अलावा उनकी पॉलिसीज़ को लेकर भी काफ़ी कंपटीशन रहता है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग अलग चॉइसेस लोगों को ऑफर करती हैं। जैसे मानो एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम आपको जॉब्स देंगे। कोई कहता है कि हम जीते तो हम फार्मर्स के लोन माफ़ कर देंगे। कोई कहता है अगर हम जीते तो हम पेट्रोल डीजल के दाम घटा देंगे। कोई कहता है अगर हम जीते तो बिजली व पानी माफ़ कर देंगे। तो बेसिकली दोस्तों, ये पॉलिटिकल पार्टीज़ सोसाइटी का एक पार्ट हैं। इसीलिए जिस पार्ट से ये जुड़ी हैं उसी से ये जानी जाती हैं। यानी वो किसी पॉलिसी को सपोर्ट करती हैं या उनका इंटरेस्ट किसी तरह की पर्टिकुलर डेवलपमेंट से होता है। और यहाँ दोस्तों आपकी बुक में एक इम्पॉर्टेंट वर्ड आता है, पार्टीशियनशिप। इसका मतलब है कि कोई पर्सन किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो उसी की साइड लेगा। यहाँ पे वो अपना बैलेंस व्यू नहीं देखेगा, बल्कि पॉलिटिकल पार्टी, यानी जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो किसी मुद्दे को लेकर उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसके पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स उसी के व्यू को आगे सपोर्ट करते हुए देखेंगे और उसको लोगों को प्रोपोगेट करेंगे। दोस्तों, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर फर्स्ट, द लीडर। नंबर सेकंड, द एक्टिव मेंबर्स। एंड नंबर थर्ड, द फॉलोअर्स। दोस्तों, जैसे मानिए बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, तो इसके लीडर नरेंद्र मोदी हैं। पॉलिटिकल पार्टी के सारे कार्यकर्ता, यानी जो पार्टी के अंदर काम करने वाले लोग हैं, जो उसके मेंबर्स हैं, वो हुए उसके एक्टिव मेंबर्स। और जो लोग बीजेपी की पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं या सपोर्ट करते हैं, वो हो गए इनके फॉलोअर्स। जैसे सोशल मीडिया पर आप किसी सेलिब्रिटी, टीचर, पॉलिटिशियन या स्पोर्ट पर्सन को फॉलो करते हैं, सेम वैसे ही पॉलिटिकल पार्टी के भी फॉलोअर्स होते हैं। और इसी तरीके से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलग अलग फॉलोअर्स होते हैं। इनका जोश अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। आमतौर पे आपने इलेक्शन के टाइम पे ये देखा भी होगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो दोस्तों, बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ के 7 मेजर फंक्शंस होते हैं। मैं एक एक करके आपको सारे समझाता हुआ चलता हूँ। तो दोस्तों, बेसिकली अब सवाल उठता है कि पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है? पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल ऑफिसेज को फिल करती है और पॉलिटिकल पावर को एक्सरसाइज करती है। अब वो कैसे करती है? वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करके ये सारा काम करती है। आइए वो फंक्शंस देखते हैं। नंबर फर्स्ट, पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। दोस्तों, ज़्यादातर डेमोक्रेसीज में इलेक्शन बेसिकली कैंडिडेट्स के बीच में लड़ा जाता है जो कि पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग तरह से चुनती है। कई कंट्रीज जैसे यूएसए में मेंबर्स और सपोर्टर्स पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनते हैं और अब ज़्यादातर कंट्रीज इसी मेथड को फॉलो कर रही हैं। लेकिन दूसरी कंट्रीज जैसे इंडिया के अंदर टॉप पार्टी लीडर्स कैंडिडेट्स को इलेक्शंस के लिए चुनते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टी के जो ऊंचे लीडर्स होते हैं वो अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं। सेकंड फंक्शन है, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। दोस्तों, जैसे कि हम डेवलपमेंट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हर कोई चाहता है कि हमारा देश डेवलप हो। लेकिन इस डेवलपमेंट के लिए हमारे अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, हमारी अलग अलग नीड्स हो सकती हैं, जिसके लिए हमारे डिफरेंट ओपिनियंस और व्यूज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि कौन सी पॉलिसीज़ हम सबके लिए कॉमनली सूटेबल होंगी। तो इसका जवाब बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी चॉइसेस रख कर देती हैं। दोस्तों, कोई गवर्नमेंट इतने बड़े लेवल पे
हर किसी के व्यू को कंसिडर नहीं कर सकती, और डेमोक्रेसी के अंदर हर किसी के सिमिलर ओपिनियंस हो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए सारे ओपिनियंस को इस तरीके से ग्रुप किया जाए कि कॉमन रास्ता निकाला जाए, यानी ऐसा कोई डिसीजन लिया जाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जो सबको फ़ायदा पहुँचाए। तो वही पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करती है। यानी जब कोई पॉलिटिकल पार्टी जीतती है तो गवर्नमेंट बनाने के बाद लोगों के वेलफेयर के लिए वही पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स वो इम्प्लीमेंट करती है। और इलेक्शन से पहले इन्हीं सारी पॉलिसीज़ को कंपाइल करके कुछ बेसिक 4-5 पॉलिसीज़ को वो लोगों के सामने रखती हैं, यानी जिनको वो जीतने के बाद एग्जीक्यूट करेंगी। नंबर थर्ड, पार्टीज प्ले अ डिसाइसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। तो दोस्तों, जैसे हम देखते ही हैं कि गवर्नमेंट टाइम टाइम पे अलग अलग लॉज बनाती है। लॉज हमारे देश में देश को रेगुलेट करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, और डेवलपमेंट के लिए भी ये फ़ायदेमंद हैं। तो लॉज बेसिकली वही पॉलिटिकल पार्टीज बना सकती हैं जो गवर्नमेंट में प्रेजेंटली हो, यानी जो रूलिंग पार्टी होती है। अब एक चीज़ और है दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि उस पार्टी के सारे मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हों। हो सकता है कि उनके अपने पर्सनल ओपिनियन हो, लेकिन एक तरीके से उनको पॉलिटिकल पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करना ही पड़ता है। नंबर फोर्थ, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, बड़ी बड़े जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेते हैं। जैसे कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर जो डिसीज़न लेते हैं वो बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे जो मिनिस्टर्स हैं, ये सारे जो बड़े बड़े टॉप मोस्ट लीडर्स हैं जो एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में आते हैं, ये कैसे ले पाते हैं? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। यानी इलेक्शन से पहले जब पॉलिटिकल पार्टी अपने लीडर्स को चुनती है, उनको ट्रेन करती है और उनको आगे चल के मिनिस्टर्स बनाती है, और वही मिनिस्टर आगे चल के देश में कानून बनाते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं। नंबर फिफ्थ, दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। दोस्तों, जैसे कि हमने देखा है आमतौर पे टीवी पे पार्लियामेंट में बड़ी बहस होती है, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे होती है, लेकिन मेनली वहाँ पे जो अपोजिशन में पार्टी होती है, जैसे प्रेजेंटली कांग्रेस है, कांग्रेस एक बड़ी अपोजिशन पार्टी है, तो वो टाइम टाइम पे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ उस कानून या फिर उस पॉलिसी को जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसको लेकर रखती है। अब ये क्रिटिकल भी हो सकते हैं, यानी वो टाइम टाइम पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं कि उनके लिए गए फैसले लोगों को फ़ायदा पहुँचा भी रहे हैं, नहीं पहुँचा रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर उनको कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं होगा तो वो जो चाहे लॉज बनाती रहेंगी, और उन्हें खुद नहीं पता चलेगा कि हम लोगों के लिए भले के लिए काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो पार्टी बेसिकली हारती है वो अपोजिशन पार्टी का रोल निभाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के फेलियर्स और अपने डिफरेंट व्यूज़ को दिखाने के लिए टाइम टाइम पे वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करती हैं और उनके अगेंस्ट सपोर्ट गैदर करती हैं। नंबर सिक्स, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि हमारे देश में अलग अलग सेक्शंस जब अलग अलग प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखते हैं, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू को गवर्नमेंट तक पहुंचाता कौन है? तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अलग अलग तरीके की पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट तक पहुंचाती हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है किसान आंदोलन। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया, तो इससे सोसाइटी के पर्टिकुलर सेक्शन यानी फार्मर्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई। उन्होंने प्रोटेस्ट किया। उनके प्रोटेस्ट में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सपोर्ट किया और उनका ये प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया, और फाइनली गवर्नमेंट को भी समझ में आने लगा कि फार्मर्स का ओपिनियन क्या है, वो क्या चाहते हैं। और लगभग 2 साल के प्रोटेस्ट के बाद गवर्नमेंट को फार्मर्स की बात को मानना पड़ा। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है दोस्तों, फार्मर्स ने अपना ओपिनियन रखा, उन्होंने अपनी बात रखी, जिसमें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उनका साथ दिया गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने में, और फाइनली उन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज़ ने उन्हीं फार्मर्स के ओपिनियन को शेप किया, यानी कि उनके ओपिनियन को रखा। नंबर सेवन्थ, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। दोस्तों, ये पॉइंट हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आता है। गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे नीचे लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे नीचे लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, और फिर लोकल लेवल पर भी गवर्नमेंट के लीडर्स होते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे मैं किसी गवर्नमेंट के डिसीज़न को लेकर खुश नहीं हूँ, अब डायरेक्टली तो मैं नरेंद्र मोदी जी तक पहुँच नहीं सकता, तो मैं अपने आसपास के जो लोकल लीडर होंगे बीजेपी के, उन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा।
मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात उन तक पहुँचाऊँ, फिर वो उनसे आगे लेवल के जो ऑफ़िसर्स हैं, जो उनसे ऊपर लेवल के मिनिस्टर्स हैं, उन तक मेरी बात पहुँचाएँ। हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन फाइनली मेरे को एक भरोसा ज़रूर रहेगा कि मेरी बात कभी ना कभी तो वहाँ तक पहुँचेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, तो दोस्तों मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैं अगले इलेक्शन में उनको वोट ना देकर उन्हें हरा सकता हूँ। ये बात सिर्फ मेरे पे लागू नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता होता है कि हमारे देश में हज़ारों ऐसे लोग हैं या लाखों ऐसे लोग हैं जिनको डेली बेसिस पे या वैसे भी कभी ना कभी कोई प्रॉब्लम अराइज़ होती ही होगी। इसीलिए उनके एक्टिव मेंबर्स और उनके लोकल लीडर्स लोगों तक आम तौर पे पहुँचते हैं। आम तौर पे इलेक्शन के टाइम पे आपने देखा होगा लोकल लीडर्स हमारे घरों में आते हैं। वो पूछते हैं कि सड़कें कैसी हैं, या बिजली आपको पानी सही से मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, या बिजली आपको टाइम पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और हम आपके लिए आगे क्या कर सकते हैं, आप हमें बताइए। तो दोस्तों उन्हें पता है कि अगर वो हमारी प्रॉब्लम नहीं सुनेंगे, वो हमारी नीड्स को नहीं सुनेंगे, तो अगले इलेक्शन में वो नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए उनको हमारी नीड्स और हमारी विशेस को लेकर रिस्पॉन्सिव होना ही पड़ता है। दोस्तों जैसे कि हमने पार्ट 1 में देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती हैं और उनके फंक्शंस क्या होते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि कितने पार्टी सिस्टम्स होते हैं, यानी अलग-अलग कंट्रीज़ में कितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। तो अगर हम बात करें पार्टी सिस्टम की, तो बेसिकली 3 तरह का पार्टी सिस्टम होता है। वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। दोस्तों कई कंट्रीज़ में एक ही पार्टी अलाउ होती है, जो वहीं गवर्नमेंट बनाती भी है और चलाती भी है। इस सिस्टम को बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती है और यहाँ गवर्नमेंट चलाती है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, क्या ये वाला पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है? तो इसका जवाब आप जानते ही हैं कि हरगिज़ नहीं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एटलीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ तो होनी ही चाहिए, ताकि एक फेयर चांस क्रिएट हो सके कंपटीशन का, जिससे दोनों को मौका मिले पावर में आने का और गवर्नमेंट बनाने का। दोस्तों कई कंट्रीज़ में पावर 2 मेन पार्टीज़ के बीच में चेंज होती रहती है। बाकी दूसरी पार्टीज़ इलेक्शन में पार्टिसिपेट तो करती हैं, लेकिन इतनी सीट्स नहीं ले पाती। और ऐसी कंट्रीज़ में बेसिकली 2 ही पार्टी पॉपुलर रहती हैं, जिन्हें मेजॉरिटी में सीट्स भी मिलती हैं और उन्हें गवर्नमेंट बनाने का भी मौका मिलता है। उन दोनों में से कोई एक पार्टी इलेक्शन में जीतती है और वो गवर्नमेंट बनाती है। इस सिस्टम को बोला जाता है टू पार्टी सिस्टम। इस तरह का सिस्टम यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूनाइटेड किंगडम दोनों देशों में है। इसके बाद अगला नेक्स्ट आता है मल्टी पार्टी सिस्टम। इसमें कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर के लिए कम्पीट करती हैं। सबके पास ही पावर में आने का फेयर चांस होता है। या तो कोई पॉलिटिकल पार्टी खुद मेजॉरिटी में सीटें लेती है, नहीं तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर अलायंस बनाती है और फिर गवर्नमेंट चलाती है। इस तरह का मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया में है। जब कई सारी पार्टीज साथ में आके गवर्नमेंट बनाती हैं, तो इसे अलायंस कहते हैं। दोस्तों हर कंट्री की सोशल, कल्चरल और रीजनल डिविजन्स की वजह से अलग अलग पार्टी सिस्टम वहाँ पे होता है। इंडिया जैसे बड़े देश में जहाँ अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो यहाँ पे इंडिया जैसे डाइवर्सिफाइड देश में, यानी इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होने के साथ, यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम और टू पार्टी सिस्टम बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। यही वजह है कि यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम इवॉल्व हुआ है। दोस्तों अगर हम करंट डेटा की बात करें, तो इंडिया में 2858 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। लेकिन अगर हम नेशनल पार्टीज़ की बात करें, तो सिर्फ 8 पॉलिटिकल पार्टीज़ ही हैं जिनको नेशनल पार्टीज़ का दर्जा मिला है। पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन के साथ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन कुछ फेमस और बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यूनिक सिंबल भी प्रोवाइड करता है, और वो सिंबल पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट ही यूज़ कर सकता है। इसके अलावा इनको कुछ दूसरी फैसिलिटीज़ भी इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करता है। इसी वजह से इन्हें रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ का दर्जा हासिल है। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने कुछ क्राइटेरिया रखा है, तभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल सकता है। आइए देखते हैं। दोस्तों स्टेट पार्टी बनने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट इलेक्शंस में एटलीस्ट टोटल परसेंटेज ऑफ वोट्स का 6% वोट्स हासिल करना पड़ता है, और एटलीस्ट 2 सीटें उसे जीतनी होती हैं, तब उसे स्टेट पार्टी का दर्जा मिलता है। और अगर हम नेशनल पार्टी की बात करें, तो उसे सेंट्रल इलेक्शंस में, यानी जिन्हें लोकसभा इलेक्शंस कहते हैं, उसमें टोटल परसेंटेज का 6% वोट हासिल करना होता है और एटलीस्ट 4 सीटें भी जीतनी होती हैं, तब उसे जाके नेशनल पार्टी का दर्जा मिलता है। अभी करंटली डेटा के हिसाब से हमारे देश में टोटल 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और 58 स्टेट पार्टीज़ हैं। बाकी 2796 पार्टीज़ अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज़ की
कैटेगरी में है, यानी इनको अभी रिकॉग्नाइज पार्टीज का दर्जा नहीं मिला है। दोस्तों आपकी बुक में 7 नेशनल पार्टीज के बारे में ही बताया हुआ है, तो मैं आपको सिर्फ 2 नेशनल पार्टीज बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बता रहा हूँ। बाकी 5 पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैंने आपको नोट्स और की पॉइंट्स दे दिए हैं, क्योंकि ये जो 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनके बारे में ही सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं इनके बारे में ही बता रहा हूँ। तो नंबर फर्स्ट है आईएनसी, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम कांग्रेस के नाम से भी जानते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है। इसे 1885 में फाउंड किया गया था। इंडियन पॉलिटिक्स में इस पॉलिटिकल पार्टी ने सबसे ज़्यादा सालों तक रूल भी किया है। इंडिया के नेशनल या स्टेट लेवल पर ये काफ़ी एक्टिव है। ये पार्टी सेक्युलरिज्म में बिलीव करती है और सोसाइटी के वीकर सेक्शन और माइनॉरिटीज़ का वेलफेयर करना भी इनका एम है। रिसेंट 2019 के इलेक्शन में इन्हें 19.5% वोट्स और टोटल 52 सीट्स मिली थी। आइए अब दूसरी बड़ी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करते हैं, बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों बीजेपी से पहले भारतीय जनसंघ बना था, जिसके फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। ये 1951 में बना था। बाद में 1980 में इसका नाम बीजेपी कर दिया गया था। इंडिया के एंशिएंट कल्चर और वैल्यूज़ और दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म और अंत्योदय आइडियाज़ को लेकर ये पार्टी चलती है। कल्चरल नेशनलिज्म, जिसे हिंदुत्व भी बोलते हैं, उस आइडियोलॉजी से ये पार्टी इंस्पायर्ड है। जम्मू एंड कश्मीर को ये पॉलिटिकली इंडिया में इंटीग्रेट करना चाहते हैं और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ये लोग लाना चाहते हैं। मतलब देश में कोई भी किसी भी धर्म का हो, सब बराबर होंगे। और धर्म परिवर्तन को ये लोग बैन करना चाहते हैं। ये इनकी प्रायोरिटी है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन में ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन के उभरी और इसने 303 सीटें सिक्योर करी। और साथ ही इस पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट भी बनाई और अभी तक ये गवर्नमेंट रन कर रही है। आइए दोस्तों अब हम स्टेट पार्टीज़ के बारे में जानते हैं। इन 8 नेशनल पार्टीज़ के अलावा बाकी हमारे देश में 58 पार्टीज़ को स्टेट पार्टीज़ का दर्जा मिला हुआ है। पिछले 30 सालों में स्टेट पार्टीज़ की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। और जो नेशनल पार्टी गवर्नमेंट बनाती है उसमें इन पार्टीज़ का भी इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। यानी अब नेशनल पार्टी को इनकी अलायंस की ज़रूरत भी पड़ती है, जिससे हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम और डेमोक्रेसी दोनों ही मजबूत हो रहे हैं। आइए दोस्तों अब हम अपने अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, जो है चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। दोस्तों जब भी हमारे देश में डेमोक्रेसी के अंदर कुछ गलत होता है तो इसके लिए हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जिम्मेदार मानते हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है, लोग उससे सेटिस्फाई नहीं होते तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ब्लेम करते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज़ के आगे 4 बड़े चैलेंजेस हैं, जिन्हें अगर वो ओवरकम करे तो इफ़ेक्टिवली काम कर सकती है। आइए दोस्तों अब हम एक एक करके चारों चैलेंजेस के बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। तो नंबर फर्स्ट चैलेंज है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। दोस्तों जैसे कि हम पूरी दुनिया में देखते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ रूल कर रही हैं, लेकिन इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो है वो इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर अगर आप देखेंगे तो पावर जो है वो कुछ 1 या 2 लीडर्स के हाथ में ही होती है, जो टॉप मोस्ट लीडर्स हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ ना अपने मेंबरशिप रजिस्टर्स रखती हैं, ना ऑर्गेनाइजेशंस मीटिंग करवाती हैं और ना ही अपने इंटरनल इलेक्शंस कंडक्ट करवाती हैं, जिसकी वजह से ऑर्डिनरी मेंबर्स को पता ही नहीं चलता कि पार्टी में हो क्या रहा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है दोस्तों कि पॉलिटिकल पार्टी जब कोई डिसीजन लेती है तो इसके जो नॉर्मल मेंबर्स हैं, जो नीचे लेवल के मेंबर्स हैं, उनका कोई इन्फ्लुएंस होता ही नहीं है डिसीजन के अंदर। इसका रिजल्ट ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी में जो भी बड़े बड़े डिसीजन लिए जाते हैं वो सिर्फ 3 या 4 जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं उनकी सहमति से लिए जाते हैं और बाकी लोगों को सिर्फ उसे मानना पड़ता है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अगर पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसके एक्टिव मेंबर जुड़े हैं तो उनका भी सजेशन कंसिडर किया जाना चाहिए। उनके पास भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार होना चाहिए। उनके पास भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का राइट होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इसके अलावा एक चीज़ और है दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे जब कोई डिबेट वगैरह होती है तो ये लोग जो पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर्स होते हैं, अगर ये पॉलिटिकल पार्टी कोई गलत डिसीजन ले रही है तो भी ये उनको सपोर्ट करते हैं, बहस करते हैं उसको सही प्रूफ करने में। तो ये भी ठीक नहीं है। इससे ये लोग अपनी पर्सनल लॉयल्टी उस लीडर की तरफ ज़्यादा दिखाने के लिए इंपॉर्टेंस समझते हैं। दोस्तों दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन। दोस्तों अगर मैं इसको सीधा सीधा समझाऊं तो पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं, जिनके पास पावर्स होती है, उन्हीं के फैमिली मेंबर्स ही पॉलिटिकल पार्टी में अच्छी पोजीशन एंजॉय करते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी बड़ी पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ इस बेसिस पे क्योंकि वो टॉप मोस्ट लीडर के फैमिली मेंबर्स हैं।
ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि वो लोग जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिनके पास पब्लिक का पॉपुलर सपोर्ट नहीं है, वो आकर इस पोजीशंस पर बैठ जाते हैं। इससे पॉलिटिकल पार्टी के जो लोकल मेंबर्स हैं, जो एक्टिव मेंबर्स हैं, वो कभी उस लेवल तक पहुंच ही नहीं पाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या चल रहा है। दोस्तों, तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज है द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन पॉलिटिकल पार्टीज। दोस्तों, ये हमने अक्सर इलेक्शन के टाइम पे देखा है कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इलेक्शन जीतने के ऊपर ही फोकस करती हैं, जिसके लिए वो शॉर्टकट का यूज़ करती हैं। वो ऐसे कैंडिडेट्स को चुनती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रेस कर सकता है। दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो भी अक्सर इलेक्शन के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हज़ारों करोड़ों रुपए फंड करती हैं। इसका क्या रीज़न हो सकता है? इसका रीज़न ये होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं, तो जीतने के बाद जो अमीर लोग हैं या जो कंपनियां हैं, उनको ये उम्मीद होती है कि जो पॉलिटिकल पार्टी डिसीजन लेगी, जब वो गवर्नमेंट बनाएगी, तो वो उनके हक में होगा, जिनकी वजह से उन्हें और अमीर होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कई केसेस में पॉलिटिकल पार्टीज क्रिमिनल्स को भी सपोर्ट करती हैं जो इलेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर एरिया में दबदबा होता है। पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेट्स अमीर लोग और बड़ी बड़ी कंपनियों के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में बढ़ते इन्फ्लुएंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आइए दोस्तों, अब हम अपना आखिरी चैलेंज देखते हैं। तो ये फोर्थ चैलेंज है, वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। दोस्तों, मीनिंगफुल चॉइस का मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग होती हैं, तो उनकी चॉइसेस भी अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ सालों के अंदर ये देखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग होने के बावजूद भी लोगों के सामने कुछ अच्छी चॉइसेस नहीं रखती हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज वही घिसी पिटी चॉइसेस लोगों के सामने रखती हैं। इसलिए अगर पॉलिटिकल पार्टीज को मीनिंगफुल चॉइसेस देनी है, तो उन्हें सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होना पड़ेगा, यानी उन्हें अलग होना पड़ेगा। उन्हें अपनी आइडियोलॉजी अलग सेट करनी होगी। उन्हें वोटर्स की नब्ज़ पकड़नी होगी। उन्हें वोटर्स की एस्पिरेशन और उनकी विशेस को ध्यान से सुनना होगा। आइए दोस्तों, अब हम अपने आखिरी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, हाउ टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम ये जानेंगे कि अभी रिसेंटली हमारे देश के अंदर क्या क्या एफर्ट्स किए गए हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म किया जाए, यानी उनके अंदर जो कमियां हैं, वो जो चैलेंजेस फेस करती हैं, उसको ठीक किया जाए। और फिर लास्ट में हम सजेशंस देखेंगे कि और क्या क्या सजेशंस हो सकते हैं जिन्हें अगर पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करे तो इफ़ेक्टिवली काम करेंगी। तो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहला कदम ये उठाया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव लाए गए थे कि कोई भी एमएलए या एमपी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को चेंज ना कर सके। ये इसलिए किया गया क्योंकि ज़्यादातर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स डिफेक्शन के अंदर इंडल्ज हो जाते हैं, यानी वो मिनिस्टर्स बनने के लिए या फिर कैश रिवॉर्ड्स लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टी को चेंज कर देते हैं। लेकिन अब ये कानून ये कहता है कि अगर कोई एमएलए या फिर कोई एमपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, तो वो अपनी सीट लेजिस्लेचर के अंदर खो देगा, यानी करंटली जिस सीट पर वो है, वो सीट उससे छीन ली जाएगी। नंबर सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके अंदर मनी और क्रिमिनल्स का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश की गई है। अब ये बिल्कुल मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में लड़ेगा, उसको एक एफिडेविट फाइल करके देना पड़ेगा, जिसमें उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी और उसके अगेंस्ट अगर कोई क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, तो उसका पूरा ब्यौरा कोर्ट को देना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ने भी एक ऑर्डर पास किया है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूरी कर दिया गया है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस करवाएं, यानी अपनी अंदर की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इलेक्शंस करवाएं, ताकि इंटरनल डेमोक्रेसी बनी रहे। और साथ साथ उनको इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करने के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। दोस्तों, इससे ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की इनकम कहाँ से आ रही है, उनको फंडिंग कहाँ से मिल रही है, कितना पैसा खर्च हो रहा है, ये सब की जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास रहेगी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। अब ये तो नहीं पता कि ये कितने बड़े लेवल पे हो पाया है या नहीं, लेकिन खैर जो भी है, कुछ ना कुछ स्टेप्स तो लिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अब मैं आपको अगले 3 पॉइंट सजेशंस के बताऊंगा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म करने के लिए दिए गए हैं। नंबर फर्स्ट, अ लॉ शुड बी मेक टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यानी एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदरूनी मैटर्स को रेगुलेट करे। ये कंपलसरी होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करें अपने मेंबर्स का, अपने अंदर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, उनके अंदर अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, अपनी पार्टी के अंदर डिस्प्यूट्स को सॉल्व करें और ओपन इलेक्शंस हाईएस्ट पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाएं, ताकि जो नीचे के मेंबर्स हैं, जो डिजर्विंग मेंबर्स हैं, उनको भी ऊपर आने का मौका मिले, उनको भी अपनी काबिलियत साबित करने का मौका मिले।
इसके अलावा दोस्तों एक सजेशन ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपनी टोटल नंबर ऑफ टिकट्स के एटलीस्ट 1/3 यानी 1/3 टिकट्स वुमेंस कैंडिडेट्स को भी देनी चाहिए, ताकि वुमेंस का भी रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में बढ़े, वो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्सा बने और लेजिस्लेटिव असेंबली में सेलेक्ट होकर आएँ। नंबर 3, इलेक्शंस के लिए एक स्टेट फंडिंग होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा दे इलेक्शन खर्चे उठाने के लिए। ये सपोर्ट बेसिकली इस तरीके से दिया जा सकता है, जैसे पेट्रोल का खर्चा, पेपर का खर्चा, टेलीफोन वगैरह, इन सब चीज़ों का खर्चा गवर्नमेंट उठाए, और ये कैश के बेसिस पे भी दिया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल पार्टी ने लास्ट इलेक्शंस में कितने वोट सिक्योर करे हैं, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट उसको खर्चा दे, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल फंडिंग्स नहीं मिलेंगी, गवर्नमेंट को सब पता रहेगा कि इनका कितना खर्चा हो रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब लास्ट में 2 तरीके और भी हैं जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिफॉर्म कर सकते हैं। पहला, कि लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर प्रेशर क्रिएट करें। ये पिटीशंस के थ्रू हो सकता है, पब्लिसिटी के थ्रू हो सकता है, एजिटेशंस के थ्रू हो सकता है। मतलब लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पॉलिटिकल पार्टीज़ को समझाने के लिए कुछ भी करें, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज़ पे प्रेशर क्रिएट हो सके और वो रिफॉर्म्स की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। ऑर्डिनरी सिटीज़न, प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स और मीडिया इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल निभा सकती है। दोस्तों इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये फील होगा कि अगर हम रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाएंगे तो हम पब्लिक सपोर्ट खो सकते हैं, जिससे अगले इलेक्शन में शायद हम ना आ पाएँ। और इसका दूसरा सजेशन ये है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने की कोशिश करें। लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करें ताकि उन्हें भी पता चले अंदर जाके कि क्या हो रहा है। एटलीस्ट एक टाइम आएगा कि सब लोग धीरे धीरे जो अंदर हो रहा है उसको चेंज कर पाएंगे, और इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ रिफॉर्म होंगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है दोस्तों केजरीवाल। केजरीवाल एक पढ़े लिखे मिनिस्टर हैं, ये सबको पता है। जब उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर किया तो उन्होंने पॉलिटिकल फ्रेमवर्क ही पूरा चेंज करके रख दिया। आज उनकी पार्टी पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस पार्टी है। दिल्ली में ऑलरेडी वो गवर्नमेंट बना के बैठे हुए हैं, बट नई तरीके की पॉलिटिक्स उन्होंने प्रेजेंट करी है। उन्होंने दिखाया कि रिफॉर्म्स को अपनाया जा सकता है। तो दोस्तों बेसिकली यहाँ पे हमारा आखिरी टॉपिक भी ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के दोनों पार्ट समझ में आ गए होंगे। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ज्ञान। ओके, थैंक यू।